नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ मौलिक अधिकार के बचे विभाग पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 18 से 19 और 20, जितना हो सके संभव होगा उतना करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं मौलिक अधिकार की। और इससे पहले जितने मौलिक अधिकार पढ़ाए गए थे अप टू 17 आर्टिकल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 18 से शुरू करेंगे। तो साथियों, सेशन शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। अब ये कौन कौन सी उपाधियाँ हैं और किसका अंत किया गया है, इसके बारे में बातें करेंगे। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि भारतीय संविधान के द्वारा संपत्ति के आधार पर, मतलब कोई लंबड़दार हुआ करता था, कोई संपत्ति के आधार पर जितनी भी उपाधियाँ दी जाती थी, परिसंपत्ति के आधार पर, वो क्या करती, समाज में क्या कर रही थी? विषमता पैदा। समाज में क्या पैदा कर रही थी? विषमता। तो इस कारण से इनको हटा दिया गया है, इसका अंत कर दिया गया। तो आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। संविधान के द्वारा संपत्ति के आधार पर जो भी, या संपत्ति और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे राजा हो गया, तो उनके आधार पर राजा का लड़का राजकुमार हुआ तो उनके प्रिंस, जो उपाधियाँ दी जाती थी उनको अंत कर दिया गया, क्योंकि समाज में क्या पैदा कर रही थी? विषमता। एक को ऊंचा दिखा रही थी, एक को छोटा दिखा रही थी। तो इस प्रकार जितनी भी उपाधियाँ दी गई उनका अंत कर। अब इसमें सब क्लोज भी बनाए गए। पहला है 18(1). 18(1) क्या कहता है कि राज्य का परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में बता दी कि राज्य में क्या क्या आएंगे। सेना व शिक्षा से रिलेटेड जितने भी सम्मान हैं, जितनी भी उपाधि या सम्मान है और सम्मान, इनके अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी को भी सेना व शिक्षा के अलावा, जिस शिक्षा में किसी ने PhD की है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। सेना में मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सभी जो उपाधियां हैं, इनके अलावा राज्य किसी को कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह 18 आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्लियर? 18(2). भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा। विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। क्लियर? आर्टिकल 2 में क्या कहता है? आर्टिकल 1 समझ में आया? 18(1) कि राज्य शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी अन्य पद में कोई उपाधि नहीं देगा। पहली बात। 18(2) में ये कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। 18(3) इसमें कहा गया कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, वो किसके लिए था? 18 भारतीय नागरिक के लिए। यहाँ पे था कोई भी विदेशी व्यक्ति के लिए। जो भारत में किसी भी लाभ के पद पे या विश्वास के पद को धारण कर रहा हो, बिना राष्ट्रपति की सहमति के विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मतलब कोई विदेशी एम्बेसडर है, इंडिया में रह रहा है, यहाँ पे कोई लाभ का पद धारण कर रखा है,
या कोई, तो वो बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई दूसरे राज्य से या कोई दूसरे विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ये भी कहा गया है इसमें। अगर वो करता है तो वो भारत से उसको बाहर जाना पड़ेगा। क्लियर? बिना राष्ट्रपति की परमिशन से। अगर किसी को लेना है तो पहले राष्ट्रपति के सामने अर्जी लगानी पड़ेगी कि सहमति से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, उपाधि किसी नहीं करेगा। क्लियर? तो 18(1) में हमने समझा कि राज्य शिक्षा और सेना के अलावा किसी में भी कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरी बात ये कहेगी 18(2) में कि कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और तीसरे में विदेशी नागरिकों के लिए कि जो भारत में रह रहे हैं लेकिन कोई लाभ का पद धारण कर रखा है या विश्वास के पद को धारण किए हुए और बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा किसी भी राज्य से। 18(4) इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, कोई भी हो, चाहे व्यक्ति चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेश से ना कोई पद लेगा ना कोई पुरस्कार लेगा। पद, पुरस्कार, उपलब्धि या उपाधि ये किसी प्रकार का प्राप्त नहीं करेगा किसी दूसरे देश से। क्लियर? तो हमने 18 को 1, 2, 3, 4 क्लॉज में बांटा हुआ है। मतलब 18 में कितने खंड है? 18(1) है, 18(2) है, 18(3) है, 18(4) है। चारों अलग अलग बातें डिस्क्राइब करते हैं। पहला कहता है कि राज्य सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य उपाधि नहीं देगा। 18(2) कहता है कि कोई भी जो भारतीय नागरिक है विदेश से किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। तीसरा कहता है कि भारत में कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है और वो लाभ का पद या विश्वास धारण कर रखा है उसने, तो वो विदेश से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की सहमति से। और 18(4) में कहा गया कि भारतीय हो या चाहे विदेशी हो, किसी प्रकार से बिना राष्ट्रपति की सहमति से दूसरे देश से ना तो पुरस्कार लेगा, ना पद धारण करेगा, ना उपलब्धि लेगा, ना कोई उपाधि धारण करेगा। क्लियर? ये जितनी भी बातें हुई सिर्फ राज्य के लिए है, ना कि सार्वजनिक के लिए। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, तो सार्वजनिक कोई संस्थान है, वो अगर किसी को उपाधि धारण, सम्मान, पुरस्कार या देना चाहे, उपाधि प्रदान करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सिर्फ राज्य के लिए प्रतिबंध है, ना कि सार्वजनिक संस्थानों के लिए। सार्वजनिक जितनी भी संस्थान है, कोई एनजीओ दे रहा है, कोई कंपनी दे रही है, तो अगर वो कोई उपलब्धि दे रही है तो उसको धारण कर सकता है। या कोई डॉक्टरेट की उपाधि दे रहा है, मानद पुरस्कार दे रहा है, तो उनको ले सकते हैं, लेकिन वो धारण नहीं करेंगे उसको। धारण का मतलब वो अपने नाम से पहले नहीं लगाएंगे उसको। 1954 में क्या हुआ, जब नेहरू जी की सरकार थी तो भारत में भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, श्री, पद्मश्री, ये पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, नेहरू जी की सरकार के समय। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा चालू कर दिया। 54 में शुरुआत हुई, 77 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इन्होंने बंद कर दिया, 80 में इंदिरा गांधी की सरकार ने दोबारा इनको चालू कर दिया। अब ये भी एक पद हो गए, मतलब पुरस्कार हो गए। अब इनके खिलाफ भी कोई ना कोई न्यायालय में जाएगा। तो एक बालाजी राघवन साहब थे, बालाजी राघवन वर्सेज भारत संघ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और इन पुरस्कारों को चुनौती दी कि भाई ये भी नाम से पहले लोग लगा रहे हैं और ये पुरस्कार मिल रहे हैं, लोग इन्होंने नाम से पहले शुरू कर दिया है। तो उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि ये पुरस्कार सही है
कि इसमें हम किसी व्यक्ति को जिसको दिया जा रहा है उसके कार्यों, उसने जो सार्वजनिक काम किए हैं या उसने व्यक्तिगत लेवल पे जो वर्क किए उसकी सराहना के लिए जो काम पुरस्कार दिया रहा है, ताकि लोगों में एक भावना जगे काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि समाज में विषमता पैदा नहीं कर रहे, विषमता पैदा नहीं करते और ये पुरस्कार सही है। लेकिन उन्होंने ये निर्णय दिया कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जो मंच होंगे ऊपर नाम के आगे व पीछे इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये कब दिया? बालाजी राघवन वाले केस में। अनुच्छेद जो 18 है, इसका किसी ने उल्लंघन किया तो दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दंड का प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये तो एक सलाह दी कि भाई नाम के आगे और पीछे नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा का एक सदस्य हुआ करता था, एच वी कामत। कौन था? एच वी कामत। इन्होंने सुझाव दिया था जब संविधान बना रहे थे कि जब आर्टिकल 18 का किसी ने उल्लंघन किया तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के द्वारा उसके इन प्रस्ताव को कि 18 के उल्लंघन के स्वीकार नहीं किया गया। क्लियर? भाई कौन व्यक्ति था जिन्होंने इसके उल्लंघन पे मांग की थी? वह एच वी कामत था। किस आर्टिकल की? 18। क्या कहा गया था कि नागरिकता समाप्त कर देंगे, लेकिन संविधान सभा ने इसकी बात को नहीं माना। एक आर्टिकल 18 3 और 4 हमने पढ़े हैं अभी, इन दोनों में लाभ के पद का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा एक अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत लाभ के पद का जिक्र किया गया है? तो 18 क्लोज 3 और क्लोज 4। 18 क्लोज 3 में तो विदेशी नागरिकों के लिए कहा गया था और 18 4 में चाहे विदेशी हो चाहे राज्य हो। तो 18 और 3 और 4 है मूल अधिकारों के अंतर्गत की बात, समझ रहे हैं? यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लाभ के पद का उल्लेख करता है? तो 18 3 और 4। तो अनुच्छेद 18 मुझे लगता है, उम्मीद है कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आर्टिकल बात करते हैं 19 की। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आम नागरिक को जानना चाहिए। अभी तक जो हमने अधिकार पढ़े थे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ये क्या थे? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अभी हमने समानता के अधिकार की बात की, अभी आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, क्योंकि हमने शुरुआत की जब क्लास हुई थी उसमें जिक्र किया था कि हमें 6 मूल अधिकार मिले हैं। तो 14 से 18 एक मूल अधिकार पूरा हुआ है हमारा, समानता का मूल अधिकार। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मूल अधिकार जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। तो आर्टिकल 19 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और भारत के नागरिक को पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार हैं, क्या क्या उनको आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19 में हम 2 बातों का जिक्र करेंगे। पहले तो है कि हमें क्या क्या मूल अधिकार मिले हैं, क्या क्या स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं। 19(1) में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्लियर? आर्टिकल 19 में हम 2 बातों का जिक्र करेंगे। एक तो आर्टिकल 19(1) जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई, और आर्टिकल 19(2) जिसमें हमें उन स्वतंत्रताओं पे जो हमें आज़ादी मिली है उन पे क्या क्या प्रतिबंध है, क्या क्या प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि क्या क्या हम नहीं कर सकते।
ठीक है। एक में 6 स्वतंत्रताएं हैं और 19(1) में इनके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगे हुए हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। 19(1) की बातें करते हैं जिसमें हमें 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी थी? 7 थी। संविधान के निर्माण के समय कितनी स्वतंत्रता थी? 7 थी। अभी कितनी होगी? 6। एक संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अर्जन करने, उनको धारण करने, उसको व्यय करने की स्वतंत्रता थी। उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिए गए, ये लीगल राइट्स बना दिए गए, जिसे 300A में सम्मिलित कर लिया गया। एक नया संवैधानिक संशोधन हुआ, आर्टिकल 300A बना। उसमें संपत्ति के जो मूल अर्जन था, अर्जन, उसको धारण करना, उसको खर्च करने की स्वतंत्रता थी, उसको उसमें लीगल राइट्स बना दिया गया, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था। पहले 19(1) में 6 स्वतंत्रता में आता था। इसमें क्या क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को भाषण देने की, बोलकर लिखने की, छिपवा कर लिखने की, मतलब प्रिंटिंग करके लिखने की, और किसी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19(1) में। न्यायपालिका ने क्या किया? अपने अलग अलग मत दिए, बाद में अलग अलग जजमेंट दिए और इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार किया उन्होंने। किन्होंने किया? न्यायपालिका ने। उन्होंने टाइम टू टाइम जैसे जैसे उनको लगा कि इस समय ये विचार और अभिव्यक्ति में क्या क्या बातें सम्मिलित की जा सकती है, उनको सम्मिलित किया और उन्होंने अपने अपने जजमेंट में, नए एक एक जजमेंट में उन चीज़ों को उल्लेखित किया। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता होगी, आपकी सूचना का अधिकार हो गया, नोटा का प्रयोग जो हाल ही में हुआ है 2013 से, तो नोटा का प्रयोग हो गया। ये भी एक प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है कि आप किसी को वोट ना देना चाहें तो नोटा हो गया है। विज्ञापन की स्वतंत्रता है। आजकल आप देखते हैं टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह विज्ञापन होते हैं, तो विज्ञापन की स्वतंत्रता आपको दी गई है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने अभी 13, 14, 15 अगस्त 2022 को झंडा फहराने की स्वतंत्रता सबको दे दी कि सभी फहरा सकते हैं अब तो। पहले तो लिमिटेड एडिशन था कि आपको एक रूल के थ्रू फैलाना। अभी स्वतंत्रता फिर मिली थी कि 13, 14, 15 को हमने झंडा दिवस मनाया। और उसके बाद में एक जानने का अधिकार, चुप रहने की भी एक स्वतंत्रता दी गई है। चुप रहने की स्वतंत्रता है, मौन रहने की स्वतंत्रता है आपको, कि आप मौन भी रह सकते हैं। कोई आपको कुछ पूछे और आप ना जवाब दें, ये आपकी स्वतंत्रता है। इंटरनेट की स्वतंत्रता है अभी हमें। पहले इंटरनेट की स्वतंत्रता बीच बीच में कभी कभी बैन हो जाते थे, लेकिन उन पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर उनसे कुछ दिक्कतें ना हो तो ये जो इंटरनेट की स्वतंत्रता मिली हमें, वो फहीमा सरीन वर्सेज केरल राज्यवाद में 2020 में मिली। अभी हाल ही में मिली इंटरनेट की स्वतंत्रता हमें। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें 19(1) में मिली हुई है। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता मैंने डिस्कस की। प्रेस की हो गई, सूचना का अधिकार, नोटा का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, ये सारी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। अब जब हमें इतनी सारी स्वतंत्रता मिली तो उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध हो गए। तो प्रतिबंध क्या क्या दिए? प्रतिबंध 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हमें पे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहली बात, राज्य की सुरक्षा को लेके अगर कुछ मैटर हो रहा है, मान लो आप राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड आप कुछ वक्तव्य देते हैं जिससे दूसरे देश को लाभ पहुंचता है और आपके देश को हानि पहुंचती है, तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदाचार या नैतिकता,
किसी का हनन कर रहे हैं हम, किसी का अवमानना कर रहे हैं, मानहानि, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, तो भी हम पे प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं तो भी हम पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। अपराध के उद्देश्य से कुछ काम कर रहे हैं हम, अपराध उद्दीपन करके हम व्यक्तित्व दे रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। और विदेशी जो राष्ट्र हैं और जो कि शत्रु राष्ट्र है स्पेशल, उनके साथ अगर मैत्री संबंध बना रहे हैं तो ये भी इन पे न्यायालय या सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि किस में दिया गया, 19(2) में दिया गया है। क्लियर हुआ कि भारत की संप्रभुता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है और उस पर हम किसी प्रकार का व्यक्तित्व देते हैं तो हम पे संसद या न्यायालय और उचित प्रतिबंध लगा सकती है, हमें जेल भी डाल सकती है, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार में नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर देश के साथ, मतलब देश के विरोध में नहीं बोलना है आपको, आपके देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बातें कर सकते हो आप, देश के विरोध में नहीं जाना है हमेशा, क्योंकि देश की अखंडता और संप्रभुता को आपको बचा के रखना है। ये हुई एक प्रकार की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे 19(1) बी, क्योंकि हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की। तो उसमें है शांतिपूर्वक बिना हथियार के, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की। कि भारत के जो जितने भी नागरिक हैं, ये आर्टिकल 19 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को अवेलेबल है, विदेशी नागरिक इस स्वतंत्रता का फ़ायदा नहीं उठा सकते। उनको लेना है तो भारतीय नागरिकता लेनी पड़ेगी। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें वो सभा कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है, लेकिन हड़ताल और बंदी की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। जो हम कहते हैं ना कि भारत बंद कर देंगे, इसकी हमें स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इसके करने से अन्य लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है वो खतरे में पड़ जाता है। मान लो सपोज करो आपने रोड जाम कर दिया या भारत बंद कर दिया, आप 1000 लोग मिलकर भारत जाम कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, और कोई दूसरे व्यक्ति को इमरजेंसी पड़ी हुई, उसको कुछ इमरजेंसी है, उसको हॉस्पिटल जाना है, कहीं और जाना है, तो वो उस रोड से नहीं जा सकता है। तो आप रोड चक्का जाम करना, रोड बंद करना, ये आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। आपको गवर्नमेंट ने एक जगह दी है कि वहाँ जाके आप जुलूस निकालिए, आप प्रायर परमिशन लीजिए, सभा कीजिए, प्रदर्शन करना है प्रदर्शन कीजिए, किसी की कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपके प्रदर्शन, आपके सभा, आपके जुलूस निकालने से किसी अन्य नागरिक की स्वतंत्रता पे हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी स्वतंत्रता खतरे में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की हम स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) बी में दी गई है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के साथ हम सम्मेलन कर सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। 19(1) सी, समूह बना सकते हैं हम, अपना ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं और समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। पहले समिति नहीं थी, पहले समूह और संघ था। ये 2011 में एक अधिनियम आया, 97वां संशोधन, 2011 में 97वां संशोधन हुआ, जिसमें हमें समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत क्या कर सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है कोई, मजदूर संगठन बना सकते हैं हम, मजदूर संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, कोई दबाव समूह बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं,
कोई अपना स्वैच्छिक संगठन बना सकते हैं, कोई सोसाइटी बना दें, कोई व्यावसायिक संघ बना दें। इस प्रकार के संघ, समूह और समिति बनाने की हमें परमिशन दी गई, मतलब अधिकार दिया गया। ये हमारी स्वतंत्रता है। इन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है कि वही लोक व्यवस्था ना बिगाड़ें, संप्रभुता अखंडता को बचा के रखें, सदाचार रखें। तो इन चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि अगर हम इनके खिलाफ जाते हैं तो ये हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। 1901 डी चौथी प्रकार की स्वतंत्रता है कि भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पूर्वक अबाध विचरण और भ्रमण करने का अधिकार। हम मतलब जम्मू से कन्याकुमारी तक कहीं भी घूम सकते हैं, किसी प्रकार के हम पे रोक नहीं है। लेकिन इसमें भी दिया गया कि सिर्फ भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है, ना कि विदेश में। विदेश में जाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए कि साधारण जनता के हितों की दृष्टि से, मान लो अभी आपको कोरोना हुआ है, तो कोरोना हो रखा है तो अभी गवर्नमेंट आप पे प्रतिबंध लगा सकती है कि आप कोरोना हो रखा है, आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा, अनुसूचित जनजाति या जाति के हितों की दृष्टि से भी आप युक्तियुक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। पांचवा है कि भारत के किसी भूभाग में बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब निवास करने का अधिकार मिला है आपको। भारत में कहीं भी बस सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो। ठीक, इस पे भी वही सेम जो आप कहीं घूम सकते हैं, उस पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे, सदाचार को नहीं बिगाड़ेंगे आप, साधारण जनता के हितों की दृष्टि से। दूसरा, अनुसूचित जाति जो जनजाति के हितों की दृष्टि से भी इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है कि भाई पहले जो था हमारा संपत्ति अर्जन का अधिकार 1901 ई में था, ऐप में, ई तो हम पढ़ चुके हैं, ऐप में था संपत्ति अर्जन का अधिकार, जिसे हमने पहले बता दिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया है, इसको निलंबित कर दिया गया है और एक लीगल राइट बना दिया गया 301 के तहत लीगल राइट बना दिया गया है। क्लियर। अब है 1901 जी। इसमें क्या है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पे भी कारोबार कर सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इनकी स्वतंत्रता मिली है, अधिकार मिला हुआ है हमें। लेकिन इस पे भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे हैं। पहला तो वही है साधारण जनता के हितों के लिए, बस जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ आपके थ्रू आपकी जनता को कोई नुकसान ना पहुँचे। मान लो कहीं पे भी आप रह रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं जहाँ से कार्बन ज़्यादा दूषित हो रहा है, या वहाँ के लोगों का जीवन दुर्लभ हो, जीना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा काम नहीं कर सकते आप। फिर तकनीकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए कि आप मान लो कल मेडिकल की दुकान खोलना चाहें, आपने ना ग्रेजुएशन किया है ना फार्मेसी का कुछ लिया है, तो तकनीकी योग्यता भी ज़रूरी है आपके पास। ये ऐसा नहीं कि सभी लोग खोल लेंगे, उसके लिए भी आपको परमिशन होना चाहिए और उस प्रकार की योग्यता रखनी चाहिए जिस काम को करने के लिए। ठीक है। और ऐसा भी कोई काम ना हो कि आपका एकाधिकार रह जाए। तो आर्टिकल 19 को हमने अच्छे से जाना। 1901 में 6 स्वतंत्रता दी गई, संविधान के समय में 7 थी और 1902 में उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए। 6 स्वतंत्रता कौन सी थी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता,
संघ, समूह, समिति बनाने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सम्मेलन, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये हमारी 6 स्वतंत्रता थी। शुरुआत में 7वीं संपत्ति के अर्जन धारण करने की स्वतंत्रता मिली थी, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो इस प्रकार अभी हमारे पास 6 स्वतंत्रता है और इन पे युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। वो राज्य की सुरक्षा को लेके, न्यायालय की अवमानना को लेके, सदाचार, अनुसूचित जाति के हितों की दृष्टि से, इस प्रकार के किसी व्यक्ति की पर्सनल अवमानना करना, तो उन चीज़ों की मानहानि करना, तो इन चीज़ों पे युक्त प्रतिबंध लगे हैं। और ये आर्टिकल हमारा 19 ख़त्म होता है। तो आज हमने आर्टिकल 18 और 19 को जाना। 18 आर्टिकल उपाधियों का अंत था और 19 आर्टिकल हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है, लेकिन 19 में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, उनके बारे में हमने अच्छे से जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर तो बढ़ाई दें आप करके, इसको इतना शेयर करें कि सभी लोगों को इसका लाभ पहुँचे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों का आदर करें या प्यार करें, और महिलाओं के साथ इस प्रकार से व्यवहार करें कि वो आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिफ्लेक्शन 2.0।